ज़रा सोचो, एक बड़ी सी फैक्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल आता है, उसे प्रोसेस करके पैकेजिंग होती है और फिर ट्रक्स उसे डिलीवर करते हैं। और पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए एक पावरफुल जनरेटर होता है। वैसे ही सेल के अंदर भी एक सिस्टम है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स मिल के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एनर्जी के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम राइटली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के पार्ट्स और उनके फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, और नीट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास चार चीज़ें आती हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये चारों जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं, इसलिए हमने उन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जो कोऑर्डिनेटेड नहीं है इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ, इसलिए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट जो ऑर्गेनल हमें पढ़ना है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूएशन में है आपका क्या? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो इंट्राल्यूमिनल, यानी कि जो ER के अंदर है, ठीक है, और एक्स्ट्राल्यूमिनल वो साइटोप्लाज्म जो ER के बाहर है। तो मतलब अगर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका ER, तो इसके अंदर जो भी है दैट इज इंट्राल्यूमिनल, ठीक है, और इसके बाहर जो भी साइटोप्लाज्म होगा दैट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल। ओके, सो नाउ अनदर थिंग, जो ER है वो दो टाइप्स का हो सकता है बेसिकली, या तो स्मूथ हो सकता है या रफ हो सकता है। बेसिकली क्या मतलब है? ट्यूब्स हैं या वेसिकल्स हैं या सिस्टर्ने बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर तो ये बिल्कुल ऐसे ही स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, कुछ नहीं है इसके ऊपर, देन इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम लगा दोगे आप तो ये थोड़े रफ सा दिखना शुरू हो जाएगा, देन इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ R से स्टार्ट है, राइबोसोम R से स्टार्ट है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पहले हम SCR के फंक्शंस पढ़ लेते हैं। SCR जो है वो A ग्रैन्युलर होगा, ठीक है। इट विल हेल्प विद लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। लिपिड की सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, और जितने भी एनिमल्स में स्टेरॉइडल हार्मोन्स वगैरह होंगे वो भी सारे SCR ही बनाने में हेल्प करेगा। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप मेडिसिन्स लेते हो या कोई कुछ भी ड्रग आपके अंदर गया है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी SCR ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपकी मसल्स में आपको पता होगा कि जो कैल्शियम स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज ऑल्सो एक्चुअली योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम स्टोर होगा, कैल्शियम रिलीज भी वहाँ से होता है, अपटेक भी वहाँ से होता है, एंड दैट हेल्प्स विद योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज मेनली ट्यूबुलर और वेसिकल्स, ठीक है। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं तो पहली बात तो ये ग्रैन्युलर है, ठीक है। सेकेंडली, बिकॉज इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, एंड राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो हेल्प विद प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल्सो जो आपका लाइसोसोम है, जो आगे हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पार्ट है, इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स के जो प्रिकर्सर हैं वो जो हैं वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। मेनली सिस्टर्ने होंगे इनमें और वेसिकल्स होंगे। सिस्टर्ने क्या होते हैं? बेसिकली जब स्टैक्स पड़े हुए हों किसी चीज़ के, ठीक है, दोज आर सिस्टर्ने, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर सिस्टर्ने। तो यहाँ पे सिस्टर्ने होंगे या वेसिकल्स होंगे। इवन SCR को भी जो राइज दे रहा है दैट इज़ योर RER, ओके। ER का फंक्शन क्या है? मेनली हमने पढ़ी लिए हैं बहुत सारे SCR के डिफरेंट फंक्शन, RER के डिफरेंट फंक्शन, लेकिन एक दो और पढ़ लेते हैं। बायोजेनेसिस करेगा आपकी मेम्ब्रेन्स की, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबकी। ऑल्सो RER जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग में भी काम आता है। आपका प्रोटीन बन गया, ठीक है, अब ऐसे करके आपने अमाइनो एसिड की चेन बना ली। हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो
प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब आप हेलिक्स बनाते हो, शीट्स बनाते हो, तो वो कैसे बनते हैं? जब फोल्डिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। फिर इससे हम क्या बनाते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर, अगेन और भी ज़्यादा फोल्डिंग होना। तो ये सारी फोल्डिंग कहाँ पर हो रही है? RER में। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन योर यूकैरियोटिक सेल इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच इज़ नोन एज गोल्जी एपरेटस। ये भी न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होगा, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होता है न्यूक्लियस के आसपास। अभी दिखाती हूँ मैं नीचे डायग्राम में, ठीक है। ये अच्छा, गोल्जी एपरेटस क्यों बोलते हैं इसको? सबसे पहली बात, कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, रिकॉग्नाइज़ किया था। तो इसलिए उन्हीं के सरनेम पर हमने इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का नाम भी डाल दिया, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ऑल्सो इट इज़ फाउंड नियर द ER बिकॉज ER इज़ ऑल्सो नियर द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ सिस्टर्ने जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं एंड दे कैन बी इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एनिमल सेल में दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट सेल में अनकनेक्टेड सिस्टर्ने होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में आपके पास क्या होते हैं? डिक्टियोजोम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर अनकनेक्टेड, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। लेकिन एनिमल सेल में दे आर इंटरकनेक्टेड, तो हम उसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। प्लांट सेल में हम उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स। थिकनेस ऑफ द सिस्टर्ने कितनी होती है? ये NCERT में मेंशन्ड है कि डायमीटर कितना है सिस्टर्ने का, तो ये आपको ध्यान रखना है। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अच्छा, दिस इज़ योर न्यूक्लियस। रुको मैं तुम इससे मार्क कर देती हूँ। दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज़ योर ER। यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज़ योर राइबोसोमल ER, और ऊपर आपके पास SCR है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर गोल्जी एपरेटस। ठीक है जी। अब आप गोल्जी एपरेटस में अगर देखोगे, दीज आर सिस्टर्ने, ये जो सारे हैं ना, दीज आर ऑल योर सिस्टर्ने, पैरेलली अरेंज्ड हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको ही हम सिस्टर्ने बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया हुआ है, एक को हम बोलते हैं सिस फेस, एक को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। सिस फेस इज बेसिकली द कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स फेस जो है गोल्जी एपरेटस का, उसको हम बोलते हैं सिस फेस। यहाँ पर जो है ER से जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पर आके मर्ज होगी। तो ER से जो भी आपकी चीज़ें बन के आ रही हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, दे विल मर्ज विद द सिस फेस। उसके बाद उनकी पैकेजिंग होगी ढंग से, और वो आगे 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 अलग अलग आपके स्टैक्स में जाती रहेंगी। इवेंचुअली दे विल रीच द ट्रांस फेस विच इज़ द कनकेव फेस, जिसको हम मैच्योर फेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैच्योर फेस? क्योंकि यहाँ से वेसिकल जो हैं वो पिंच ऑफ होंगी, ठीक है। और अगर इंट्रासेलुलर ही कहीं पे कुछ पहुंचाना है तो इंट्रासेलुलर पहुंचा देंगी, अगर बाहर निकालना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज होकर एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका सिस फेज इज़ द शुरुआत वाला फेज़, बिल्कुल जहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, आपकी वेसिकल्स जो हैं फ्यूज़ हो रहे हैं ER से आके गोल्जी एपरेटस में, और उसके बाद इनकी पैकेजिंग होके, फोल्डिंग होके, सब कुछ होके जो आपका मैच्योर फेज़ है, वहाँ से जो है वेसिकल्स बाहर निकलते हैं, जो कि जहाँ पर भी उनका एक्चुअल में फंक्शन होगा, सिक्रीटरी फंक्शन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे, सेल के अंदर ही कुछ फंक्शन है तो सेल में ही रह जाएंगे, और जहाँ पर भी उनको कोई काम है वो वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और पिक्चर बनी हुई है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, दिस इज़ योर न्यूक्लियर एनवेलप। ये रहा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है ना। उसके बाद ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस हो रही है, साथ में आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है ड्रग्स की, कैल्शियम का अगर मसल है तो कैल्शियम का स्टोरेज भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से निकली कुछ वेसिकल्स, जब यहाँ से वेसिकल्स निकली तो वो कहाँ गई? आपके सिस फेस में। सिस फेस में सारी वेसिकल्स जाके उनकी फोल्डिंग वोल्डिंग हुई, जो भी होना था हो गया, पैकेजिंग होनी थी पैकेजिंग हो गई, उसके बाद वो वेसिकल्स निकले बाहर। अब ये वेसिकल्स लाइजोसोम भी हो सकते हैं, ये वेसिकल्स कुछ सिक्रीटरी वेसिकल भी हो सकते हैं, जो कि इवेंचुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल जाएंगे बाहर, ऐसे मर्ज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। चलो, फंक्शन क्या होता है गोल्जी एपरेटस का? पहली बात तो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ योर वेसिकल्स ऑफ योर प्रोटीन्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, तो जितना भी फॉर्मेशन ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का हो रहा है वो सारा आपका गोल्जी में ही होगा, ठीक है।
तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को आप लिपिड पार्ट के साथ जोड़ देते हो, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर जब आप कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन पार्ट के साथ जोड़ देते हो। तो मॉडिफिकेशन हो रही है प्रोटीन और लिपिड की, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बन रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन द गोल्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या होता है, अगर ये आपका स्पर्म है लेट्स से, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं, चलो ये हो गया तुम्हारा स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का ये हेड वाला रीजन है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि एन है यानी कि हेप्लॉइड है, और इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे पेनेट्रेट करने में एग की लेयर्स को। एग के बाहर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ना, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेलुसिडा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, तो वो सब क्रॉस करने के लिए यू नीड दिस एक्रोसोम विद मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये एक्रोसोम जो है वो भी गोल्जी का ही बना हुआ होता है, गोल्जी ही बनाता है, ठीक है। उसके अलावा सेल प्लेट फॉर्मेशन हेल्प करेगा प्लांट साइटोकाइनेसिस में, यानी कि जब प्लांट जो है प्लांट सेल जो है वो एक सेल से दूसरा सेल बन रहा होता है, तो उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। उस टाइम पर वो सेल प्लेट फॉर्मेशन भी गोल्जी की हेल्प से होगी। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सिक्रीटिंग म्यूसिलेजेस। म्यूसिलेजेस आर एक्चुअली हेल्प विद ल्यूब्रिकेशन। तो जो भी आपके रूट कैप सेल्स हैं वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन कराने के लिए एपिकल मेरिस्टम के सेल्स को, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, रूट एपिकल पे फ्रिक्शन ना हो, तो इसके लिए म्यूसिलेजेस भी यही सिक्रीट करते हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन कराएंगे, ताकि देयर इज़ मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द थर्ड ऑर्गेनल विच इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गन है। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय गोल्जी, है ना। अच्छा, अब लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब कि वो वाटर ऐड करके, ठीक है, आपके बॉन्ड्स तोड़ेंगे, जैसे कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, अमाइलेजेस जो भी जिनको हम बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस। और मेनली लाइसोसोम के जितने भी ये एंजाइम्स हैं दे वर्क इन एसिडिक पीएच। तो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच देखने को मिलता है। दे ऑल्सो शो पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स इन अ सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये ऑटोलाइसिस करा सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं अपने खुद के सेल की। अगर आपका सेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है, अगर आपकी बॉडी का सेल हम बात कर लें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो आपका सेल जो है वो खुद ही एक सुसाइडल मैकेनिज़्म शुरू कर देता है, जिसकी हेल्प से आपका जो सेल है वो जो है ऑटोलाइसिस पे चला जाएगा, यानी कि खुद को ही मार लेगा। और वो खुद को मारने का काम कौन कराता है? लाइसोजाइम। वो क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है। बहुत सारे लाइसोसोम जो हैं वो एक साथ मर्ज होके एक बड़ा सा लाइसोसोम बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये सारे लाइसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, फिर ये लाइसोसोम हो जाएगा बर्स्ट। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और फिर पूरा सेल जो है वो खा जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली इट विल हेल्प विद डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी ऐसा पार्टिकल जो आपकी सेल में नहीं होना चाहिए वो आपके अंदर एंटर कर जाए सेल के अंदर, तो लाइसोसोम जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपके टीयर्स, आपके सलाइवा, सबके पास लाइसोसोम जो है, नॉट लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन कराने में हेल्प करेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। जब एक्रोसोमल रिएक्शन इज जब जो एक्रोसोम है स्पर्म का, दैट इज इंटरैक्टिंग विद द एग लेयर्स for penetration. Next we come to vacuoles. Vacuoles क्या हैं? साइटोप्लाज्मिक स्पेसेस ही हैं जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। इनके अंदर वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किसकी? अमीबा एंड यूग्लिना। फूड वैक्यूल में ऑब्वियसली डाइजेशन होगी फूड की, जैसे कि बहुत सारे प्रोटिस्ट्स में होती है। देयर इज़ अनदर सैप वैक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फाउंड इन प्लांट्स।
प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास बहुत बड़े 90% जो है प्लांट की सेल वॉल्यूम को कवर करने वाले सैप वैक्यूल हैं। इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन जो है ये फैसिलिटेट करती है कि लेट्स से ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, प्लांट सेल, उसके पास सेल वॉल होगी, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना, उसके पास इतना बड़ा वैक्यूल है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया, टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन फैसिलिटेट क्या कर रही है कि बाहर से जो सोल्यूट्स हैं वो अंदर आ सके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास बहुत सारे आयंस होंगे, सोल्यूट्स होंगे, एंड दिस हेल्प्स टू मेक द सेल टर्जिड, कि ऐसे ही वो खुला रहे, ठीक है, ऐसे कोलैप्स ना हो जाए सेल। नेक्स्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया इस पे, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज फिनिश्ड। यही चीज़ थी बस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। यू हैड टू कवर ER, गोल्जी, लाइजोसोम and your vacuoles. Next we come to mitochondria. Mitochondria is not a part of endomembrane system. ये ध्यान रखना है बेटा, मैं इसी वीडियो में करा रही हूँ बिकॉज आई डेंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप साथ साथ में आपका कोर्स भी तो कराना है ना पूरा, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। कैसी शेप होती है, या तो सॉसेज शेप का होगा या सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और भी वेरिएबल शेप हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कि सेल कैसा है, कहाँ पर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप का हो सकता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नॉर्मली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के अंडर, इसको स्टेन करना पड़ता है पढ़ने के लिए। कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं, जैनस ग्रीन नाम का एक स्टेन होता है, उसी से स्टेन होता है ये, तभी आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व कर पाओगे माइक्रोस्कोप के अंदर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका नंबर जो है वो वेरिएबल होता है, बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, ATP बनाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो भी सेल्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जैसे कि आपके मसल सेल्स हैं तो उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जिनको कम चाहिए होगी, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी जिनकी, उनके पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ अगेन इज़ मेंशन इन दी NCERT, तो यू हैव टू रिमेंबर। डायमीटर इसका होगा 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज इट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ इज़ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अच्छा, दो मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों के पास अपने अलग अलग एंजाइम्स होंगे, दोनों अलग अलग तरीके के फंक्शंस कराते हैं, प्रोसेसेस कराते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड कर देती है 2 कंपार्टमेंट्स में। जो इनर वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला जो कंपार्टमेंट है तुम्हारा सारा, इसके पास एक होमोजीनस सा मास होगा जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। होमोजीनस फ्लूइड सा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसके पास अलग अलग, आपके पास सिंगल सर्कुलर DNA भी होगा, ठीक है, जो कि GC रिच होगा। RNA के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर राइबोसोम होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। राइबोसोम इज़ ऑल्सो 70s इन दिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और बात करें तो इनर ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, दैट इज़ फोल्डेड, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हैं इसकी, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। दीज आर फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। करते क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और इनके पास होता है ऑक्सीजोम। ये ऑक्सीजोम जो है वो ETC का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इवेंचुअली ATP जो है वो इसी से बनती है, ठीक है। लास्ट जो बिल्कुल स्टेप होगा ATP बनाने का वो इसकी वजह से बनता है। जो भी ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स हैं, ETC के स्टेप्स हैं, वो सारे जो हैं आपके अंदर ही होंगे। इनर मेम्ब्रेन के पास उसके एंजाइम्स होते हैं, तो अंदर की तरफ ही होते हैं वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा थोड़ी परमिएबल होती है। प्रोटीन उसके पास 60% होता है, लिपिड 40% होता है। इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, उसके पास प्रोटीन 80% होता है और लिपिड सिर्फ 20% होता है। मैट्रिक्स में ही आपको TCA साइकिल, जिसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द साइट फॉर क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलिसिस हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
उसके बाद क्या होगा तुम्हारा TCA साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन योर ETC ऑल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखा दी है माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन DNA। तो ये खुद से अपने कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो खुद से बना लेता है। इसको न्यूक्लियस के DNA से, जो आपका न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल DNA है, वहाँ से हमेशा जो है मैसेज नहीं चाहिए, सिग्नल नहीं चाहिए। कोई भी प्रोटीन वहाँ से बनवाने की, हर प्रोटीन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं ये अपने खुद से बना लेता है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। जो हमने ऑक्सीजोम ऊपर बनाया था वो कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर F1 पार्ट होगा जो जहाँ पर एक्चुअल में ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, जो कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से ATP बनाएगा। एंड F0 इज़ योर प्रोटीन चैनल। ठीक है, ATP बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो मुझे लगता है सबको ही पता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एंड दे अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ करके ATP की फॉर्मेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, यहाँ पे प्रोटीन्स होगा, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके एनर्जी बनाना, ATP बनाना, प्रोटीन को यूज़ करके ATP बनाना, और बीटा ऑक्सीडेशन फैट्स की करके अगेन उसको यूज़ करके ATP बनवा रहे हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो दोनों जो हैं प्रोकैरियोटिक ओरिजिन शो करते हैं। ठीक है, इसलिए दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि हम ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो तुम्हारे जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं या जितने भी प्लास्टिड्स हैं, थोड़े बहुत क्लोरोप्लास्ट मेनली, ये जो हैं शुरुआत में प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, उसके बाद दे मर्ज्ड इनटू द यूकैरियोटिक सेल एंड देन दे रिमेन्ड इन द यूकैरियोटिक सेल। तो इनका ओरिजिन जो है वो प्रोकैरियोटिक है। तो इनके पास कुछ ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक फीचर्स भी होंगे। इनके पास पोरेन होता है आउटर मेम्ब्रेन पर, सर्कुलर GC रिच DNA होता है, इनके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड डिविजन जो हो रही है इनकी वो बाइनरी फिजन की हेल्प से हो रही है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू, और माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, वो जो है कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई कैसे कर रहा है। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो इसलिए इनका डायग्राम भी याद करना है, क्योंकि डायग्राम भी दे रखा है NCERT में। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेबलिंग पता होनी चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, इनके सारे स्ट्रक्चर कैसा है, इनका साइज़ क्या है, किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या करा रही है, जैसे कि SCR क्या फंक्शन है, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, RER का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम फ्रॉम गोल्जी, है ना। तो वो सब आपको याद करना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके एंड दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बायोलॉजी एज वेल एज यू कुड। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।